नमस्कार, मोदी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का 13वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे पावर लॉसेस इन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में होने वाली शक्ति की हानि शक्ति की हानि कहाँ-कहाँ होती है, तो इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे स्टेटर क्षति। जिसमें हम लोग टॉपिक जो देखने वाले हैं वो देखेंगे स्टेटर क्षति क्या होता है, ताम्र क्षति क्या होता है, लौह क्षति क्या होता है, रोटर क्षति क्या होता है, वायु एवं घर्षण क्षति क्या होता है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर को या इंडक्शन मोटर को जब आप ऑपरेशन में करते हैं, जब आप इसका प्रचलन में लाते हैं, तो उसमें जो हमको आउटपुट मिलना चाहिए, मान लीजिए जैसे हमने इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट में जाता है मैकेनिकल एनर्जी। इनपुट से आउटपुट में जो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी, उसमें बहुत सारा जो पावर है ना वो लॉस हो जाता है। उसको हम डिटेल्स में देखने वाले हैं कि वो जो लॉस होता है उसको कौन कौन सा टर्म में हम लोग जाना जाता है। वो जो लॉसेस हैं, उस जो क्षति है, उसको कौन कौन सा टर्म में जाना जाता है। बेसिकली इस चीज को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले इसका जो हम शुरुआत करेंगे ना, वो शुरुआत करेंगे परिभाषा से। वो परिभाषा से शुरुआत करेंगे तो समझना ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए हम लोग आज इसका परिभाषा से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है? जैसे हम लोग देखेंगे क्या, इंडक्शन मोटर में पावर लॉसेस। ठीक है? इंडक्शन मोटर में पावर लॉसेस वह ऊर्जा है, ठीक है? पावर जो लॉस हो रहा है ना, वह ये क्या होता है, ऊर्जा ही है। मतलब जो पावर लॉस करता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो लॉस कर रहा है, वो एनर्जी ही है। लेकिन वो हमको एनर्जी आउटपुट में नहीं मिल करके बीच में वेस्ट हो जा रहा है, गंदा खराब हो जा रहा है। ठीक है। तो वह ऊर्जा है जो मोटर के संचालन के दौरान व्यर्थ हो जाते हैं। क्या होता है, व्यर्थ हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जिससे मोटर की दक्षता क्या होता है ना, जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी के सेंस आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम इसको मोटर को 100 वाट दिए और हमारा मिल रहा है 80 वाट। तो जो ये इसी इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका इफिशियंसी बोला जाता है। ठीक है, कि मतलब जितना हम दे रहे हैं उतना मिल नहीं रहा, तो इससे क्या कह सकते हैं कि इसका दक्षता जो होता है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा 20 वाट जो है ना 20 में लॉस कर जा रहा है। ठीक है। तो क्या होता है, इंडक्शन मोटर में पावर लॉसेस वह ऊर्जा है जो मोटर के संचालन के दौरान व्यर्थ हो जाता है, जिससे मोटर की दक्षता कम हो जाती है। ठीक है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पावर लॉस कर जा रहा है बीच में, जो हमको बाहर आउटपुट में मिलना चाहिए था। यह ऊर्जा विभिन्न रूपों में व्यर्थ होती है। इसका जो ऊर्जा, हम 20 वाट जो ऊर्जा यहाँ पे जो व्यर्थ हो रही है, उसका अलग अलग रूप में होता है। जैसे गर्मी में हीट में हमको मिलता है, किसमें मिलता है, हीट के रूप में। जब आप देखेंगे इंडक्शन मोटर जब ऑपरेशन में रहता है, प्रचालन में रहता है, संचालन में रहता है, तो वो क्या होता है, गर्म होने लगता है। गर्म होने का सेंस ये है, गर्म उसमें पावर जो है वो लॉस कर जा रहा है, क्षति हो जा रहा है, उसका हानि हो जा रहा है। ठीक है। वो दूसरे रूप में क्या मिलता है हमको, ध्वनि के रूप में भी मिलता है। जो ध्वनि हम लोग सुनते हैं ना, वो भी एक पावर लॉस का क्या है, संकेत है कि अगर ज्यादा ध्वनि कर रहा है तो ज्यादा पावर लॉस हो रहा है। और अगर इंडक्शन मोटर ज्यादा हीट कर रहा है, मतलब पावर लॉस ज्यादा हो रहा है। ठीक है। तो हमको ये जो है गर्मी और ध्वनि के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है। इसका कारण देख लेते हैं, पावर लॉस होने का क्या कारण है, क्योंकि कारण नहीं समझेंगे तो ये लॉसेस समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसका लॉसेस कारण हमको समझना जरूरी होगा कि पावर लॉसेस का क्या क्या कारण है। पावर लॉस का कारण है ना, ठीक है, पावर लॉस का कारण जो है प्रतिरोध है। ठीक है। प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध होता है, बाइंडिंग का प्रतिरोध होता है। बाइंडिंग में प्रतिरोध जो उपलब्ध होता है, उसी के कारण पावर लॉस करता है, जिसको हम लोग कॉपर लॉस बोला जाता है। मतलब ये जो हुआ एक तरह से प्रकार भी है कि कॉपर लॉसेस एक लोहे की हानि है, जिसको आयरन लॉसेस बोला जाता है। आयरन लॉसेस बोला जाता है, फ्रिक्शन लॉसेस एंड विंडेज लॉसेस। ठीक है। कॉपर लॉसेस जो होता है वो बाइंडिंग में जो प्रतिरोध उपलब्ध होता है, मौजूद होता है, जिसके कारण होता है, जिसको हम लोग आई स्क्वायर आर बोला जाता है। जिसका जो फॉर्मूला होता है, कॉपर लॉसेस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है। कहीं भी अगर आपको कॉपर लॉसेस निकालने की बात किया जाए, तो उसमें फ्लो होने वाला करंट का स्क्वायर कर दीजिए और उसका रेजिस्टेंस से गुना कर देंगे, तो कॉपर लॉसेस निकलेगा। ठीक है। इसका हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है। अब लोहे की हानि जो होता है ना, लोहे में जैसे उसमें क्या है, दो पार्ट है, एक बाइंडिंग है, दूसरा कोर है। स्टेटर में भी कोर होता है और रोटर में भी कोर होता है। स्टेटर में भी बाइंडिंग होता है, रोटर में भी बाइंडिंग होता है। तो जो कोर में
कोर में भी हानि होता है, ठीक है? कोर में जो हानि होता है उसको कोर हानि या आयरन लॉसेस बोला जाता है। वो 2 टर्म में लिया जाता है उसको, हिस्टैरिसीस लॉसेस और ईडी करंट लॉसेस। आप काफ़ी सुने होंगे कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में भी सुने होंगे, जब ट्रांसफार्मर का पढ़े होंगे चैप्टर उसमें, कि हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होता है, ईडी करंट लॉसेस क्या होता है। हम इसका जो हिस्टैरिसीस लॉसेस और ईडी करंट लॉसेस का जो एक अलग सीरीज है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ हम समझते हैं कि जो कोर हो ना, कोर में 2 प्रकार का लॉस होता है। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस और एक होता है ईडी करंट लॉसेस, ठीक है? इसका भी तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में आगे बात कर लेते हैं इसी सीरीज में, ठीक है? अगला है फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस क्यों होता है? क्योंकि देखिए स्टेटर है, रोटर है, रोटर और स्टेटर के बीच में एक पार्ट होता है जिसको बेयरिंग बोला जाता है, ठीक है? बेयरिंग जो होता है, बेयरिंग में घर्षण होता है, बेयरिंग में घर्षण होता है, तो घर्षण के कारण जो होता है उसको, जो लॉस होता है उसको फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का हिंदी ही होता है घर्षण, ठीक है? उसके कारण जो होता है उसको घर्षण लॉसेस बोला जाता है, फ्रिक्शन लॉसेस बोला जाता है। एक है विंडेज लॉसेस। अब देखिए कि आर्मेचर का जो बनावट होता है ना, कुछ इस प्रकार का होता है और कुछ इस प्रकार का होता है। अब इसको जब एयर आप घुमा रहे हैं ना, तो देखिए उसमें मौजूद एयर भी इसको रोक रहा है। ये जब आप घुमा रहे हैं तो इस ये मौजूद ये जो गैप है ना, तो गैप जो है वो एयर भी इसको रोटेट होने से रोकता है। हाँ, भले ही इसका मात्रा कम होता है, इसका जो मतलब लॉसेस है बहुत कम होता है, लेकिन इसका भी एक रोल है कि हवा के कारण भी वो एक लॉसेस होता है, जिसे कि बोला जाता है विंडेज लॉसेस, जो विंडेज के कारण होता है, ठीक है? अब हम थोड़ा सा इसको फोटो से समझने का कोशिश करते हैं। लॉसेस तो हम लोग समझ गए कि भाई लॉसेस क्या हो रहा है, जब हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं, तो बीच में हमारा जो कुछ ऊर्जा है वो व्यर्थ हो जा रहा है, जो कि हमको प्राप्त होता है किसके, हीट एनर्जी के रूप में, और हमको ध्वनि के रूप में प्राप्त होता है। हम लोग ये भी समझे कि इसका कारण क्या है। कारण यह है कि जो बाइंडिंग में जो प्रतिरोध होता है उसके कारण कॉपर लॉसेस होता है। कोर का जो बनावट होता है, डिजाइन होता है, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसके कारण हिस्टेसिस लॉसेस और ईडी करंट लॉसेस होता है। फ्रिक्शन लॉसेस इसलिए होता है कि बेरिंग इस्तेमाल किया हुआ है। तो देखिए फ्रिक्शन लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेरिंग में ग्रीस डाला जाता है ताकि फ्रिक्शन लॉसेस कम हो। विंडेज, विंडेज इसलिए कि हमारा डिजाइन है रोटर का इस प्रकार का कि वो हवा से टकराती है और उसमें भी एक थोड़ा सा लॉस होता है, कम मात्रा में होता है लेकिन होता है, ठीक है? यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हमको थोड़ा सा इससे समझते हैं, ठीक है? देखिए ये इसको बोला जाता है फ्रेम, इसको क्या क्या बोला जाता है, फ्रेम बोला जाता है। और ये देखिए ये है स्टेटर का बाइंडिंग, स्टेटर का है बाइंडिंग। और ये जो बाइंडिंग किया हुआ है ना, वो देखिए अंदर में दिख रहा होगा, ये इसको कोर पे बाइंडिंग किया हुआ है, स्टेटर कोर जिसको बोला जाता है, स्टेटर कोर बोला जाता है। अब देखिए इसमें देखिए ये है बेरिंग, ठीक है? अभी हम बेरिंग है, बेरिंग में फ्रिक्शन लॉस होगा होगा जो हम बात करें, ये है रोटर। रोटर भी देखिए ये ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ये एक तरह से क्या है, ये बाइंडिंग है, ठीक है? एक तरह से जो ऐसे-ऐसे दिख रहा है ना इसको, इस स्क्यू रूप में, वो बाइंडिंग है। और बाइंडिंग कहाँ किया हुआ है, कोर पे किया हुआ है। तो इसका भी 2 पार्ट होता है, कोर होता है और इसका भी बाइंडिंग होता है, ठीक है? अब इसको ऐसे समझिए, कोर में कोर में जो होता है ना, वो होता है आयरन लॉसेस। और कोर किसका बना होता है, ऐसे सेंस से समझ सकते हैं, कोर किसका बना होता है, आयरन का बना होता है, इसलिए आयरन में जो होता है उसको आयरन लॉसेस बोला जाता है। और बाइंडिंग देखिए इसमें भी बाइंडिंग है, इसमें बाइंडिंग, इस दोनों में जो लॉसेस होगा, ये बाइंडिंग में जो लॉसेस होगा उसको बोला जाएगा कॉपर लॉसेस। अब इसको सेंस से समझ सकते हैं कि बाइंडिंग किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, इसलिए जो कॉपर में होता है उसको कॉपर लॉसेस बोला जाता है, ठीक है? देखिए ये है बेरिंग, बेरिंग जो होता है इसमें जो लॉसेस होते हैं उसको फ्रिक्शन लॉसेस बोला जाता है, फ्रिक्शन लॉसेस बोला जाता है, ठीक है? और इसमें इस ये जो इसका बनावट है ना, अब इसका बनावट है, स्टेटर और रोटर का ऐसा बनावट है कि वो जब रोटेट करता है तो हवा के साथ भी उसका घर्षण होता है, तो उसको विंडेज लॉसेस बोला जाता है। ऑलरेडी जितना भी लॉसेस था हम यहाँ पे इसको फिगर के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? देखिए इसमें भी इसके कोर में जो होगा वो ईडी करंट हिस्टैरिसीस लॉसेस होगा, जिसको हम आयरन लॉसेस बोल सकते हैं। बाइंडिंग में जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपर लॉसेस बोलेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए हाँ, एक जो फ्रिक्शन लॉसेस होता है ना, बेरिंग में भी होता है, और जो ब्रश होता है ना, ब्रश जो होता है ब्रश पे भी होता है, क्योंकि ब्रश और स्लिपिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ब्रश और बेरिंग दोनों में क्या होता है, फ्रिक्शन लॉसेस होता है, ठीक है? अब इसको फिर से हम थोड़ा सा भाषा के माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेटर क्षति। अब क्षति को हम 2-3 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है? स्टेटर में जो क्षति होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटर क्षति, ठीक है? स्टेटर लॉसेस।
क्या बोलेंगे? स्टेटर लॉसेस, ठीक है? रोटर में जो लॉसेस होगा उसको हम लोग देखिए यहाँ पे 2 में होता है, एक स्टेटर में हो रहा था और दूसरा रोटर में हो रहा होता। तो इसको हम क्या किए कैटेगरी में मतलब वर्गीकृत कर दिए हैं कि स्टेटर में जो क्षति हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेटर लॉसेस बोलेंगे और जो रोटर में होगा उसको बोलेंगे रोटर लॉसेस, ठीक है? ऑलरेडी लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। और जो बेरिंग में होगा और ब्रश में होगा, ब्रश के कारण जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे वायु घर्षण एवं अ, वायु एवं घर्षण क्षति, ठीक है? तो कैटेगरी बांट गया 3। अब देखिए स्टेटर में भी बाइंडिंग होता है इसलिए स्टेटर में भी कॉपर लॉसेस होगा। स्टेटर में भी कोर होता है इसलिए स्टेटर में भी लौह क्षति होगा, ठीक है? रोटर में भी बाइंडिंग होता है इसलिए रोटर में भी कॉपर लॉसेस होगा और स्टेटर में भी लोहा होता है, आयरन होता है, रोटर में भी लोहा होता है, आयरन होता है, इसलिए वहां भी होगा, ठीक है? अब ये क्लियर हो गया, ठीक है? जो कि हमारा जो ये लॉसेस हो रहा है ना ये इंडक्शन मोटर के कार्य क्षमता को प्रभावित कर रहा है। कार्य क्षमता बेहतर होना चाहिए, लॉसेस जितना कम होगा उसका कार्य क्षमता बेहतर होगा, एफिशिएंसी बेहतर होगा। लेकिन इसको आप जीरो नहीं कर सकते, इसको इग्नोर मतलब ऐसा नहीं कि एकदम जीरो कर सकते हैं, लॉसेस कभी जीरो नहीं होता है। कभी भी कोई चीज वर्क कर रहा है ना तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो जो आपका शरीर से पसीना निकल रहा है ना तो वो भी एनर्जी का वेस्टेज है, ठीक है? या कोई ट्रांसफार्मर काम कर रहा है तो उसमें भी लॉसेस होता है, मोटर काम कर रहा है उसमें भी लॉसेस होता है, जो भी मशीन है उसमें लॉसेस होता है, उसको आप जीरो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे कैटेगरी समझ लिए, 3 कैटेगरी है, स्टेटर लॉसेस, रोटर लॉसेस और वायु एवं घर्षण लॉसेस। ये एक्चुअली लोकेशन के है आधार पे कि मतलब कौन सा पार्ट में हो रहा है उसके आधार पे नाम है। दूसरा हम इसको अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं, ये भी एक प्रकार से वर्गीकरण ही है, ठीक है? वर्गीकरण है इसका, ठीक है? ये वर्गीकरण क्या था कि कौन सा पार्ट में हो रहा है उसके आधार पे, ठीक है? ये हो गया पार्ट के आधार पे। इसको ध्यान रखिएगा, मैं काट नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि काट रहा हूँ इसको, ठीक है? पार्ट के आधार पे ये हो गया। इसका नेचर के आधार पे क्यों किस टाइप का हो रहा है, ठीक है? तो इसमें दो प्रकार का लॉसेस, तीन सॉरी दो प्रकार के लॉसेस होता है। एक होता है वेरिएबल लॉसेस, दूसरा होता है कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है? वेरिएबल लॉसेस का क्या सेंस है, कांस्टेंट लॉसेस का क्या सेंस है? ये डिपेंड करता है लोड पे पूरी तरह से, ठीक है? मतलब अगर ये जो इसका नाम जो है ना ये डिपेंड कर रहा है इसका नाम नाम पे। मान लीजिए लोड है, लोड आप दिए, इंडक्शन मोटर चलेगा तो लोड आप डालेंगे, तो लोड के बदलने से जिसका मान बदलता है उसको वेरिएबल लॉसेस बोला जाता है, ठीक है? लोड के बदलने से जिसका मान बदलेगा उसको वेरिएबल लॉसेस बोला जाता है, लोड के बदलने से जिसका मान कांस्टेंट लाता है उसको कांस्टेंट लॉसेस बोला जाता है, ठीक है? एकदम क्लियर होना चाहिए, लोड के बदलने से जिसका मान बदलेगा गा उसका बदलता हुआ हम कह सकते हैं जिसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं, ठीक है? और जिसका मान स्थिर रहेगा उसको कांस्टेंट लॉसेस बोलेंगे। कांस्टेंट में क्या होता है? स्थिर होता है, ठीक है? इसके आधार पे इसको भी इसका भी कैटेगरी हो गया। ताम्र क्षति जो होता है ना वेरिएबल लॉसेस में होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। लोड के बदलने के कारण आई बदलता है, आई बदलने से कॉपर लॉस तांबा जो क्षति हम लोग की बात कर रहे हैं उसका मान बदलता है। जब आप लोड मान लीजिए इंडक्शन मोटर लोड पे है, नॉर्मल लोड पे है, तो 5 एम्पियर ले रहा है, अगर उसका लोड बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, लोड घटाएंगे तो करंट घटेगा, ठीक है? जिसके कारण हमारा जो तम क्षति है वो डिपेंड करता है लोड पे। अब होगा कांस्टेंट लॉस, लौह क्षति है ना और वायु घर्षण क्षति है वो हमेशा स्थिर होता है। लोड जीरो रखें या लोड मैक्सिमम रखें, मैक्सिमम रखेंगे, दोनों का मान जो लौह क्षति और जो वायु घर्षण क्षति है ना दोनों, क्योंकि वायु घर्षण क्षति किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है उसके स्पीड पे, ठीक है? स्पीड बदलना पड़ेगा, लोड के साथ अगर स्पीड बदलता है तब इसका मान बदलेगा, जो कि लगभग निग्जिलेबल मतलब नगण्य होता है, उसको मान हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? तो लौह क्षति और वायु घर्षण क्षति को कांस्टेंट लॉसेस में रखा गया है, ठीक है? ये अब टोटल लॉसेस जब हमको निकालना है तो हम इसको निकाल सकते हैं ताम्र क्षति, लौह क्षति और वायु घर्षण क्षति, ठीक है? हाँ, ये हो गया। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं प्लस
कांस्टेंट लॉसेस। टोटल क्षति क्या हो जाएगा? दो टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, या ताम्र क्षति, लौह क्षति प्लस वायु घर्षण क्षति, या वेरिएबल लॉसेस प्लस कांस्टेंट लॉसेस लिख सकते हैं। टोटल क्षति तो ही है ना हमारे पास, ठीक है। इसको अब हम इफिशियंसी के टर्म में लिखते हैं। इफिशियंसी भी इसी सीरीज में हम लोग समझ लेते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी है ना कि हमारा आउटपुट और इनपुट का रेशियो है बेसिकली। इफिशियंसी क्या है? आउटपुट किसी भी मशीन का, तो इलेक्ट्रिकल मशीन हो, मैकेनिकल मशीन हो, ठीक है, उसका जो इफिशियंसी का जो मेन कॉमन फॉर्मूला है कि आउटपुट में जो इनपुट पावर देने पे आउटपुट पे क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और कितना लॉस कर रहा है। जब आप इनपुट और आउटपुट निकालेंगे तो लॉसेस निकल जाएगा, क्योंकि आउटपुट माइनस इनपुट जो होता है, सॉरी, इनपुट माइनस जो आउटपुट होता है लॉसेस होता है, ठीक है। तो ये आउटपुट पावर और इनपुट पावर का ये रेशियो है, देखिए रेशियो है, ठीक है। देखिए यहाँ भी सेम, और ये दक्षता का जो होता है सिंबल होता है, ये दक्षता का जो है ये सिंबल है, ठीक है। तो इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर गुने 100, परसेंटेज में अगर निकालना है तो। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा अपना इंडक्शन मोटर के टर्म में निकालें, एक कॉमन जो है कॉमन फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब हम कहाँ क्या किए, उत्पन्न कुल यांत्रिक शक्ति, क्योंकि हम क्या मिलता है आउटपुट में, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, और इनपुट में क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह है मोटर की इनपुट विद्युत शक्ति, ठीक है। ये हो गया इंडक्शन मोटर का इफिशियंसी, मैकेनिकल एनर्जी बटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसको चाहे तो दूसरा टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमको इफिशियंसी निकालना है, हम लिख रहे हैं इनपुट, ऊपर में इनपुट लिख देंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ तो अब आउटपुट बता रहे हैं, लेकिन हम देखिए इसको टर्म को चेंज कर दे रहे हैं, इनपुट माइनस, सॉरी, इनपुट माइनस लॉसेस बटा इनपुट, ठीक है। अब इनपुट माइनस लॉसेस बराबर ही तो आउटपुट होता है ना, आउटपुट होता है ना। देखिए मान लीजिए इनपुट में 100 वाट था, आउटपुट में मिला 80, 20 लॉस कर गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए 100 माइनस 20 मिला कितना, 80। तो यही तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं ना। कहने का मतलब कि जब आपके पास कंसेप्ट है, आपके पास लॉजिक है, तो आप उसको अपने टर्म में उसको बदल सकते हैं। इसलिए कभी भी आप पढ़ाई करिए तो लॉजिक के साथ, कंसेप्ट के साथ पढ़ाई करिए, ताकि अगर कुछ एक टर्म चेंज कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए किसी को, कोई रटने वाला विद्यार्थी है, तो ये रट करके, मान लीजिए रट करके ये फॉर्मूला गया और एग्जाम में ये पूछ दिया कि अब बताइए कि इसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला कौन है, तो जो कंसेप्ट के साथ पढ़े हैं वो तो बना सकते हैं, लेकिन जो अगर रट करके गए हैं वो नहीं पढ़े। इसलिए कहा गया है कि जो साइंस या टेक्निकल जो बुक होता है या टेक्निकल स्टडी जो होता है, उसको रट करके आप पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रट करके आप नौकरी नहीं ले सकते हैं, इस सीधा सीधे कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा टर्म चेंज करके उसको, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। अब इसको हम दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, आउटपुट बटा प्लस लॉसेस। अब देखिए ये भी सेम है, क्योंकि आउटपुट प्लस लॉसेस ही तो होता है। देखिए आउटपुट प्लस लॉसेस क्या हो, आउटपुट हमारा ये है और लॉसेस हमारा 20 है, तो यही तो लिख रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो देखिए एफिशिएंसी का कितना फॉर्मूला हो गया, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है, चौथा ये, सब का मीनिंग एक ही है। चारों जो फॉर्मूला है उसका मीनिंग एक ही है। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप चार फॉर्मूला को एकदम सेकंड में हल कर सकते हैं, कोई इसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आज हमारा जो है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे, हम आपके लिए काम करते रहें और मेहनत लगा के काम करते रहें, और हमारा कोशिश ये है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट दें, ठीक है। चलिए आगे है जो आज हम जो करने वाले हैं, आज का प्रश्न है हमारा, जो आज का प्रश्न था यहाँ देख सकते हैं, हमने पूछा था कि आप बता सकते हैं कि कॉपर लॉसेस को अस्थाई या अस्थाई जो लॉस है उस किसके श्रेणी में आता है वो। तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। हम लोग क्या था, देखिए यहाँ पे हमारा हमने पढ़ा था कि वेरिएबल लॉसेस होता है,
कांस्टेंट लॉसेस होता है। वेरिएबल लॉसेस जो होता है लोड पे डिपेंड करता है, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। कांस्टेंट लॉसेस लोड पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसका मान लोड पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर लॉसेस जो होता है वेरिएबल लॉसेस में होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है आई स्क्वायर आर होता है, और ये डिपेंड करता है किस पे, लॉस पे, लोड पे, LOAD, ये लोड पे डिपेंड करता है। लोड का मान बढ़ेगा तो कॉपर लॉस बढ़ेगा, और लोड का मान कम होगा तो कॉपर लॉस कम होगा। ठीक है, क्योंकि लोड के साथ करंट का जो जुड़ा हुआ रहता है, और करंट के साथ में जो है कॉपर लॉस से जुड़ा हुआ लिंक्ड रहता है। क्योंकि देखिए कॉपर लॉसेस बराबर फॉर्मूला ही है आई स्क्वायर आर। ठीक है, कॉपर लॉसेस कहाँ होता है, बाइंडिंग में होता है। इसका याद करने का लॉजिक क्या है कि कॉपर बाइंडिंग किसका होता है, कॉपर का होता है। अब कहेंगे कि सर कहीं कहीं तो एल्युमिनियम का होता है, ये तो लॉजिक है ना याद करने का कि भाई कॉपर का ही होता है, बनाने के लिए एल्युमिनियम बना देगा। कोई हो सकता है एल्युमिनियम और कॉपर मिला दे, कोई हो सकता है कि कोई ऐसा धातु मिला दे। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो कॉमन यूजेज है ना, वो बाइंडिंग के लिए कॉपर ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है वेरिएबल लॉसेस में आता है, अस्थाई में आता है। ठीक है, कांस्टेंट में नहीं आता है। तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, शेयर तो जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।